अस्सलाम वालेकुम। जीबी में इलेक्शन हो रहे हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ने आज अपनी वहाँ रूनुमाई की है। बाकायदा एक तवील अरसे के बाद वो मैदान में उतरे हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या। ललकार वही है आज भी, मुझे क्यों निकाला। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। नवाज़ शरीफ साहब 2013 के इलेक्शन में बड़े तगड़े सियासी रहनुमा के तौर पर, इनकी जमात भी मजबूत जमात के तौर पर मैदान में उतरी थी। चंद सीटों का तनाज़ा होगा जिसके जवाब में पीटीआई मैदान में उतरी, लेकिन ये इलेक्शन जीत जाते। अगर वो तनाज़ा ना खड़ा होता तो उसमें साइड पे भी रख दें कि पीटीआई क्यों धरना देकर यहाँ आके 2014 में बैठ गई थी, लेकिन ये इलेक्शन जीत जाते। इतनी पॉपुलैरिटी थी। 2018 का इलेक्शन मैंने पंजाब को बड़ा तफसील से इन सारे इलेक्शन में कवर किया और शायद मैं इसको बहुत बेहतर पोजीशन में हूँ किसी से भी ज़्यादा इसके ऊपर रिपोर्ट करने में। 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई की तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद नवाज़ शरीफ और मरियम तगड़े थे और इनकी जो वापसी थी और जेल में जाने का फ़ैसला था वो बहुत अच्छा फ़ैसला था। सियासी तौर पर उसका इनको फ़ायदा हुआ। लेकिन 2024 जब ये 9 फरवरी को नताइज 66 सीटों के साथ अपनी फ़तह का ऐलान कर रहे थे तो उसका जवाब इन्हें ये मिलेगा, मुझे क्यों निकाला। ये जो मियाँ साहब ने अभी बार बार पूछा, मेरा ख्याल था कि इनके साथ 2-3 दफ़ा ये काम हो चुका है। अब नवाज़ शरीफ उससे बहुत आगे जा चुके हैं। अब ये किसी फ़िक्स्ड मैच को खेलने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन मियाँ साहब ने 8 फरवरी 2024 को दोबारा एक फ़िक्स्ड मैच खेला। 2024 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ पॉपुलर लीडर नहीं थे और उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान की 4 साल की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। कारकर्दगी ना होने के बराबर थी इमरान खान की एज प्राइम मिनिस्टर। और अगर उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो वो शायद अगर सीधे इंतखाबात में जाते तो उनको ज़्यादा वोट ना पड़ते पंजाब के अंदर, तो कम अज़ कम वो बुरे तरीके से शिकस्त खा जाते अपनी कारकर्दगी की बिना के ऊपर। कारकर्दगी नवाज़ शरीफ की एज प्राइम मिनिस्टर बेहतर थी। बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने पाकिस्तान में लगे हुए हैं सारों के ऊपर अगर पीछे जाके पढ़ें तो आगाज़ करने वाला नवाज़ शरीफ ही है। लेकिन जो बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसने इमरान को हेल्प किया। लेकिन इमरान खान ने तो उस वक्त वो जेल चला गया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने ये तरजीह दी कि वो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाना पसंद करेंगे। ख़ुद नवाज़ शरीफ की अपनी सीट, मेरे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हो सकता है कि वो उनके हक़ में 4 वोट ऊपर ही हों, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब लाहौर वाली अपनी सीट जो है वो सीधे साधे तरीके से जीते हुए हैं। खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मेरी एज ए जर्नलिस्ट राय यही है कि अगर उसका प्रोब किया जाता, उसका कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती तो नवाज़ शरीफ का नतीजा उसके हक़ में अच्छा ना आता अपनी सीट का। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी उस वक्त। और ये अगर पूछते हैं आज कि मुझे क्यों निकाला गया, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इनको क्यों निकाला गया। आप पॉपुलर वोट लेकर आएँ, फिर आपकी हुकूमत चलती है चले, नहीं चलती है ना चले, लेकिन फिर आपको कोई आसानी से बाहर उठा के फेंकने की पोजीशन में नहीं होता। लेकिन अगर आप कंधों पे बैठ कर आएंगे तो फिर आप कंधों पर बैठ कर ही जाएंगे, फिर शिकवा क्यों। ये इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के जाने के ऊपर जो शादियाने बजाए थे और ख़ुद वो कंधों पे बैठ कर आए थे। लाहौर वाला जो जलसा था उनका दिसंबर 2011 वाला या अक्टूबर 2011 वाला, वहाँ से लेकर उनकी हुकूमत बनने का सफ़र वैसे ही है जैसे नवाज़ शरीफ का जिलानी खान से शुरू होकर और वहाँ की उनकी वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला तक चला था। सेम पैटर्न है और अंजाम भी सेम है। वो भी जेल में गए, नवाज़ शरीफ भी, और इमरान खान भी आज जेल में बैठा हुआ है। लेकिन सबक सीखना हमारे सियासी रहनुमाओं के मुकद्दर में शायद है नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ ये जो गोल गोल चक्कर हैं ये लगते रहते हैं। कभी एक जेल में आता है, दूसरा हुकूमत में, और दूसरा हुकूमत से गिरता है तो वो जेल में चला जाता है। इससे आगे बढ़ जाएँ, आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान भी आगे चलेगा, वैसे कोई तरीका नहीं। आज जो हमारा मेन प्रोग्राम का टॉपिक रहेगा वो ईरान के हवाले से रहेगा। ये जीबी के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि वहाँ से पीटीआई की बार बार शिकायतें आ रही हैं। जो जीतेगा वो आके सबसे पहले जफ्फी कांड डालेगा, हम सबको मालूम है, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। सारे पहले सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल लेने पहुँचते ही वहाँ कि हमारी हुकूमत बन जाए, इसके अलावा तो कोई तरीकाकार ही नहीं है। तो पिक एंड चूज़ करने का फ़ायदा क्या है। मार्को रूबियो का ईरान के हवाले से एक स्टेटमेंट है, वो भी दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। वो कहते हैं कि ईरान की सारी दिफाई और मिसाइल सलाहियत जो है उसको बुरे तरीके से ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स शाया हुई हैं पूरी तहकीक के साथ, हम आपको तस्वीर उसकी दिखा रहे हैं। वो ये कहती हैं कि ईरान ने अपने ज़ेरे ज़मीन जितनी मिसाइल तनसीबात थी, उनकी जो एंट्री पॉइंट्स थे, जो इन्होंने इसराइल ने और अमेरिका ने कोई 16-17 हज़ार जगहों पे इन्होंने हमला किए थे, वो बंद कर दिए थे, टूट गए थे, तबाह हो गए थे। रोड और उनके टनल्स की जो एंट्री पॉइंट्स थे वो तबाह हो गए थे। वो बेशतर उसमें से ईरान रिस्टोर कर चुका है। आउट ऑफ 69 वो कहते हैं 50 रिस्टोर हो चुकी हैं, वो जो टनल्स हैं जहाँ उनकी मिसाइल साइट्स हैं। जंग के दौरान जितनी उनकी वो धाने तबाह हुए थे वो भी रिस्टोर हो गए। और सैटेलाइट इमेजेस से ये जाहिर होता है कि उनके बुलडोज़र्स और जो ट्रैक्टर्स हैं, आम सादा सी जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, उसकी मदद से उन्होंने वो सारे रास्ते भी क्लियर कर लिए हैं। इसलिए अगर ये गलतफहमी थी किसी की कि ईरान के पास वो सलाहियत अब दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो वो दुरुस्त नहीं है। ईरान उसको बेशतर साइट्स को रिस्टोर कर चुका है। ये भी साथ खबर में बताया गया कि 1000 से ज़ायद उसके पास जो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की सलाहियत है वो अभी भी मौजूद है। इसी तरीके से एक BBC ने खबर शाया की और BBC की खबर ये कहती है कि
मशरक़ वुस्ता में कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 जो इनकी मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, उसको बुरे तरीके से ईरान ने नुकसान पहुंचाया। और वो भी सैटेलाइट इमेजेस साथ हम स्क्रीन के ऊपर आपको डाल रहे हैं, वो नज़र आता है कि उसके ऊपर वो डैमेज हुई हैं। पहले की भी इमेजेस मौजूद हैं और हम ईरान के अटैक करने के बाद भी इमेजेस मौजूद हैं। और उसके अंदर उनके खड़े हुए जो कीमती दिफाई निज़ाम थे, जैसे थर्ड मिज़ाइल का उनका रडार सिस्टम है, या उनके कई जगहों पे त्यारे खड़े हुए हैं, रीफ्यूलिंग टैंक खड़े हुए हैं, तो वो तबाह हुए हैं। तो वो भी साथ दिखाए गए हैं कि पहले की पोजीशन क्या है और बाद की पोजीशन क्या है। कि बड़े बड़े दावे, क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया कंट्रोल करते हैं, वो दावे तो हैं लेकिन असल ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो उससे पूरे तरीके से मैच नहीं करती। ईरान के अंदर बहुत तबाही हुई है क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी सुपर ताकत कि इसके मुकाबले में ईरान के पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन उसके मिसाइल और ड्रोन वर गुड इनफ टू डैमेज अमेरिकन इंटरेस्ट इन दिस रीजन। और उसने हाथ ना खड़े करके, हार ना मान के ये साबित कर दिया कि वो सर्वाइव करने की अगर सलाहियत है तो वो अमेरिका को शिकस्त देने की पोजीशन है, क्योंकि वो हारा नहीं है, वो खड़ा है मैदान के अंदर। जितना मर्जी और अमेरिका हमला कर दे, वो और नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी और साइट्स तबाह कर सकता है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हिट कर सकता है, उसकी ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ को तबाह कर सकता है, लेकिन ईरान वुड सर्वाइव अगेन। और ये अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप थी, उसकी मिलिट्री माइट के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये जो तसव्वुर था ये ईरान ने कम अज़ कम तोड़ दिया। आगे का मामला कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर मार्को रूबियो और अमेरिकी सदर दोनों कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर मुआहदा होने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ जो सिचुएशन डेवलप हुई थी इसराइल के लेबनान के ऊपर हमले के बाद, उसके बाद एक्सियोस जो इसराइली खुफिया एजेंसी के करीब वेबसाइट मानी जाती है, उसकी खबर यह है कि अमेरिकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू को बड़े गुस्से में फ़ोन किया और उन्होंने वो कुछ गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, मैं ऑन एयर नहीं दोहरा सकता वो, लेकिन उन्होंने साथ उसको कहा कि तुम क्रेज़ी हो बिल्कुल, तुम पागल हो बिल्कुल, और इसी वजह से दुनिया तुमसे भी और इसराइल से नफरत भी करती है, और अगर मैं तुम्हारे पीछे ना खड़ा होता तब तक तुम जेल में होते। तो लेबनान से अपनी फ़ौज को वापस लाओ और साउथ लेबनान के अंदर जो तुम्हारे हमले हैं वो भी रुक जाने चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं इसराइल ने एग्री किया कि वह हमले रोकेगा, और हिजबुल्लाह से भी उन्होंने बात की, और अब दोबारा अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ उसकी पीस टॉक्स आगे बढ़ जाए। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सईद मोहम्मद खान साहब हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, सबको खुशामदीद कहते हैं। एयर मार्शल साहब, ईरान वाले मसले से स्टार्ट करते हैं। सर कहाँ स्टैंड करते हैं? उन्होंने जो उसको वो एफ वर्ड यूज़ करके एक साथ बोला कि यू आर क्रेजी, तो वो कहा तो उसने उसको सही, लेकिन उसी के कहे पे आके जंग लड़ रहा है ट्रम्प। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जब 28 फरवरी को नदीम साहब अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, तो अमेरिका ने और इजराइल ने अपने अहदाफ जो थे, जो वो अचीव करना चाहते थे, वो बहुत क्लियरली डिफाइन किए थे, और वो 3 अहदाफ थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कि उनमें से वो कोई भी हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सके। उनके हिसाब से ये जंग 4 दिन की होनी चाहिए थी। फ्राइडे को शुरू हुई थी और ट्यूसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपनी एक ट्वीट में कहा कि जी कि उनकी विक्ट्री स्पीच जो है वो रेडी थी ट्यूसडे के लिए। लेकिन आज हम 93rd डे ऑफ वॉर में हैं और जंग किसी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। नदीम साहब, मेरे ख्याल में जंगें 2 लेवल्स पे लड़ी जाती हैं, एक मिलिट्री लेवल पर और एक परसेप्शन या इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर। मिलिट्री लेवल पे ये जंग जो है ये एक स्टेलमेट कंडीशन में चली गई है। जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन कि ईरान खड़ा हुआ है और अमेरिका और इजराइल उसको बीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो दोनों डरते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड करने से। उन्होंने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, डिस्ट्रक्शन की, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेट विक्ट्री सिर्फ उस वक्त आएगी जब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, और वो नहीं हो सकते, और वो नहीं होंगे, और वो इतनी हिम्मत नहीं उनमें पड़ रही। सो एज सच, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, उनको अल्टीमेट विक्ट्री नहीं मिलेगी। सो पिछले 90 दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे थे कि किसी तरीके से उनको एक नोशन ऑफ विक्ट्री मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन फॉर देम कि उनको जो है क्या कहते हैं वो नोशन ऑफ विक्ट्री लेटर ऑफ इंटेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से नहीं मिल रही है। और ट्रंप का बहुत दिल चाहता है, लेकिन वो करते करते रुक जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर पे लास्ट टाइम भी होते बात अटक गई लास्ट टाइम। जी, मैं समझता हूँ नदीम साहब के जब ये अटैक हुआ था तो अमेरिका की इजाज़त से हुआ था, और इस वक्त भी अमेरिका जो है ना उनको इजराइल को एक ऑल्टरनेट
टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके जो पहले ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं हो सके तो जो ऑल्टरनेट ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको वो अचीव करने की कोशिश करें, और वो है द एग्जीक्यूशन ऑफ द ग्रेटर इजराइल प्लान, जिसका मकसद ये है कि इजराइल की बाउंड्री को एक्सपेंड करना है, गजा के और हिस्से पे कब्जा कर लें, लेबनान के हिस्से पे कब्जा कर लें, सीरिया के हिस्से पे कब्जा कर लें। अब आप देखें पिछले 2 सालों में उन्होंने सीरिया से लैंड ली है, गाजा ले लिया है, और अब लेबनान की ऑलमोस्ट 30-35% लेबनान के ऊपर कब्जा करके है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका जानबूझ के, मेरे नज़दीक, टाइम दे रहा है इजराइल को। हाँ, ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका उसको टाइम दे रहे हैं। और जिस तरह इजराइल ने जो अमेरिका को कहा था कि जी आप 4 दिन में ईरान के खिलाफ जीत जाएंगे, इसी तरह आई एम श्योर उन्होंने कोई टाइम फ्रेम मांगा होगा अमेरिका से लेबनान के लिए भी, लेकिन जहां भी उसको रेजिस्टेंस मिल रही है और वो जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहा था वो नहीं बढ़ पा रहे, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा जायज़ लगता है। शौकत साहब, आप क्या देखते हैं? ये बड़ा नाजुक मामला है, पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो तबाही के दाने पे, जो कुछ गजा में हो गया, जो सीरिया में जो कुछ हुआ, अब लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ईरान के अंदर जो कुछ हो गया। उसमें बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो सियासी बात करूँगा। सियासी तौर पर अगर आप देखें तो अमेरिका का वो पोजीशन नहीं रही दुनिया में जो उनका एक खौफ था कि जी अमेरिका किसी के साथ खड़े हो जाए तो बस फिर सब कुछ हासिल कर लेगा। तो मेरे ख्याल से ईरान ने इतनी ज़्यादा सैंक्शंस बर्दाश्त करने के बाद ये चीज़ तो उन्होंने पहले से साबित कर लिया ना कि इतने अरसे तक वो सैंक्शन बर्दाश्त। तो इस मैं मुझे तो नहीं लगा कोई तारीख में कोई ऐसा दूसरा मुल्क हो कि इतनी बड़ी सैंक्शन को बर्दाश्त करके वो सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो रिटेलिएट किया, जिस तरीके से जवाब दिया, तो वो तो मुझे इस तारीख का कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि हम तो कहते हैं कि ईरान कमज़ोर हुआ है, अमेरिका बहुत बड़ी कुव्वत है। तो आपने कहा नुकसानात, बिल्कुल ये बात सही है, नुकसानात ये हैं, उन्होंने अपनी जानें भी दे दी, शहादतें भी दे दी, लेकिन गिव अप नहीं किया। और यही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सबक है इस्लामी दुनिया के लिए भी, कि अगर आप अपने उस ईमान के ऊपर खड़े हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बमबारी कर सकते हैं, बाकी अंदर नहीं आ सकते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ईरान के पास एयरफोर्स और नेवी कोई काबिल जिक्र नहीं है, कुछ छोटी मोटी थी उनके पास, मिसाइल बोर्ड्स भी वो भी उन्होंने तबाह कर दिए हैं, सिर्फ वो मिसाइल और ड्रोन के ऊपर पूरी जंग लड़ी है। आप देखें कि उन्होंने एक कौम अपने आप को साबित किया है ना कि सैंक्शन के बावजूद उन्होंने अपने दिफा को कमज़ोर नहीं होने दिया। जो कुछ उनके साथ होना था, किसी इस्लामी मुल्क ने उनकी हेल्प नहीं की है। इसके बावजूद मुल्कों से तो उनके ऊपर हमले होते रहे। नहीं, यूएई तो खैर जो यूएई उस हमलों में हिस्सा लेता रहा, आपको पता है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे ये जाहिर होता है कि यूएई हमलों में शामिल था। यही तो सबसे बड़ा अफसोस होता है ना कि जो कुछ हम देख रहे हैं, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो थपथपी मिल रही है, देखिए ना, पाकिस्तान हैज प्लेड ए गुड रोल। नहीं, बहुत अच्छा रोल है। मैं देखें, जहाँ तक खारजा पॉलिसी कहते हैं, बहुत अच्छे खारजा पॉलिसी है ना, रोल आपका अच्छा है, लेकिन आपने हासिल कुछ नहीं किया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए, अमेरिका के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो फेस सेविंग भी मांग रहा है ना। ये आप ऐसा ना देखें कि अमेरिका बड़ा अभी भी बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा तो है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही है कि अब मैं निकलूँ कैसे, क्योंकि अफगानिस्तान से वो नहीं निकल सका आज तक, उस तरह नहीं, हजीमत के साथ ही गया है, इसी तरह दूसरे तीसरे मुल्कों में। तो ये तो उसके लिए पे दर पे शिकस्त का वो है। अब ये चाहता है कि मुझे कोई ऐसी फेस सेविंग मिले कि बड़ी इज्जत के साथ में तो प्राइम मिनिस्टर हमारे ने क्या गलत किया इसमें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बेचारे ने कुछ किया, फील्ड मार्शल का रोल है सारा, ये बात सर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो रोल अदा किया पाकिस्तान ने, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और इसीलिए तो हमने धरने भी ख़त्म किए थे उसके लिए। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए हासिल, कौन से धरने? ये जो अभी अप्रैल के महीने में जो हम आपके अपनी पार्टी में लड़ाई हो रही है? नहीं सर, उसका कोई वो नहीं था। ये सही फैसला था, सही फैसला था आपका उस वक्त, लेकिन आपकी पार्टी में कुछ लोग उसको, नहीं, कुछ पार्टी का मसला नहीं था, बिला वजह ये सारा सबका एक ही फैसला था कि हम इस मौके पे नहीं करेंगे बीबी के। तो लेकिन अगर पाकिस्तान इस मौके के ऊपर अमेरिका पे जोर देकर ये कोई गैस हासिल करे ईरान से, पेट्रोल हासिल करे ईरान से, अपने लोग पाकिस्तान को कोई देखे ना, ₹1 की कोई रिलीफ तो दे दे ना। इतना बड़ा खारजा पॉलिसी का डंडोरा हम पीट रहे हैं कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपके कितने हमसाया ममालिक है, आपकी खारजा पॉलिसी में बता रहा हूँ ना, आपकी तिजारत ख़त्म हो गई अफ़गानिस्तान के, $1 अरब थे या $100 अरब थे, लेकिन ख़त्म हो गई। इसी तरह आपकी जो है ना, इंडिया के साथ तो है ही नहीं, ईरान के साथ भी आपकी जो आप पाइपलाइन बिछा के वो बेचारे बैठे थे, वो पाइपलाइन उसी तरह पड़ी है।
तो हमारे लिए क्या रह गया, हमारे अपने एक्सपोर्ट कहाँ है? हमने इतनी महंगाई कर दी, इतने टैक्सेस लगा दिए कि आपके लोग सारे भाग रहे हैं। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ी बड़ी वो चली गई, आपके एक्सपोर्ट गिर गई, आपके तिजारती खसारा बढ़ गया, आपके 150 के करीब कारखाने पंजाब के अंदर बंद हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान इकॉनमी को क्या फायदा हो रहा है? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की सवाल तो इनका जायज़ है, बताएं आपको पाकिस्तान को क्या मिला? काम हमने अच्छा किया, लेकिन मलिक साहब, बड़ा आपका रेलेवेंट सवाल है और बड़ा ये संजीदा और बड़ा अहम मौजू है। लेकिन इससे पहले मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने अपनी जो इब्तदाइया गुफ्तगू की मेरी जमात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, सर वो उस पर दूसरे आप में आ बड़ी मुतनाज़ा है और उसमें मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कीजिएगा ब्रेक के बाद, मैं उसको दोबारा से जब आपकी नहीं, मैंने इसीलिए इख्तिसार से बात की है सर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना जो है रजिस्टर हो गया। दूसरी बात जो आपने शौकत साहब ने भी और माश साहब ने भी बात की है, देखें बात यह है कि पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान जंग के अंदर जो रोल रहा है, इससे सिर्फ पाकिस्तान के अवाम नहीं, मैं और आप नहीं, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। दुरुस्त बात है। और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि ये कामयाबी और ये इज़्ज़त जो पाकिस्तान को मिली है, अब हमने उसे ट्रांसलेट कैसा करना है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन यहाँ तक हमारी वो कामयाबी बिल्कुल है। और कई दफ़ा जब ये सीज़ फायर हुआ है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी ट्वीट के ज़रिए ये बात बरमला कही है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पे मैंने सीज़ फायर को मैंने एक्सटेंड किया है और शुक्र है कि उसे मज़ीद कोई जानी नुकसान वो नहीं हुआ। देखिए, जंग में अगर आप ये कहें कि हमने माइट का मुकाबला करना है कि मिलिट्री माइट अमेरिका का कितना है और ईरान का कितना है, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। लेट्स बी क्लियर, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ईरान का जो अज़म और हौसला है और विद ए लिमिटेड मिलिट्री माइट और अपनी तमाम तर उन जो 40-50 साल की 45 साल की उन सेंशंस है, उसके बावजूद एक कौम की तरह खड़ा होना, ये काबिल सताइश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो अमेरिका कह रहा है या चाह रहा है, और काफ़ी हद तक जो आखिरी दौरा हुआ फील्ड मार्शल साहब का ईरान का, तो उसमें मामलात काफ़ी हद तक तय पा गए थे। अब बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन एज ए पॉलिसी उन्हें वक्त से पहले जो है वो अफशा नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन पॉलिसी है कि आप टाइम के साथ चलें और जो इकदाम हैं वो बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया है और पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है। और अनकरीब हम समझते हैं कि और पूरी उम्मीद भी हैं कि इंशाल्लाह ये मुआहदा हो जाएगा और उससे जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बाकी दुनिया को फेस कर रही है, अपना हुर्मुज़ की बंदिश की शक्ल में, पेट्रोल की जो है वो किल्लत, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ये सारी जो है ये इंशाल्लाह कम हो जाएंगी। आप सोचते हैं कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? पार्ट 2 इसका जो सेकंड फेज है इस्लामाबाद में ही होगा? जी बिल्कुल, जी हम इसके लिए बिल्कुल पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद में ही होगा फाइनल राउंड इसका। अब ये है कि इन कामयाबियों को वो मार्का हक में बयानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबियाँ हों इंडिया के ख़िलाफ़, या बेहतरीन सफारतकारी हो जिसमें आपका नाम जो है वो बहुत बुलंद हुआ, इससे पाकिस्तान को इंटरनली क्या फ़ायदा हुआ, ये एक चैलेंज है और इसके लिए हमने काम करना है। डॉक्टर साहब, एक इनका जो सवाल है वो अगर आप डायरेक्टली एड्रेस कर सकें, एक ईरान लीबिया सैंक्शंस एक्ट है जिसकी वजह से हम ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं ले सके, तेल भी स्मगल हो गया था, हम पाइपलाइन से ला सकते हैं, पाकिस्तान नहीं ले सके। तो ये अगर अमेरिका थोड़ी बहुत गुंजाइश दे दे तो हमारे ये दोनों प्रोजेक्ट हमारी इकॉनमी के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। मोस्ट फिजिबल है गैस पाइपलाइन ईरान से पाकिस्तान आए, कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए मलिक साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और जिस लेवल के ऊपर ये सफारतकारी हो रही है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यकीनन वो पाकिस्तान के चैलेंजेस, पाकिस्तान के लिए इससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, उनसे कम अज़ कम मेरे से तो बेहतर वाकिफ़ है। आपको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, आपकी मालूमात ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छे तरीके से फैसला साज नहीं, फैसला साज होता है। नहीं, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि फैसला साज है, उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता है। ये तो सिर्फ चंद बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी इस रीजन में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान जो एक रीजनल पीस स्टेबलाइज़र के तौर पर सामने आया है, इसने मज़ीद आगे कैसे बढ़ना है। हमने अपने जो GCC कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात, सऊदीया के साथ, दीगर इस्लामी ममालिक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब जो है आप ये कहें कि ये ताश नए सिरे से लगेगी। बिल्कुल सही। और ये ताल्लुकात पाकिस्तान के हक में जाएंगे इंशाल्लाह, हालात बेहतर होंगे। आपके साथ खड़े हैं, आप जनरली नहीं होना चाहिए। देखिए ये इक़्तिदार क्या है, ये तो आता जाता है ना, आज कल आप थे, आज हम हैं, कल पता नहीं कौन है, लेकिन इस मुल्क की तरक्की, इंटरनल स्टेबिलिटी, ये मैं समझता हूँ प्रायोरिटी नंबर 1 है। और अब जो मैंने कहा कि इसको ट्रांसलेट करना है पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, ये अब हमारा प्रायोरिटी नंबर 2 है। ज़रा सा हमें फुर्सत मिल जाए
ये ज़रा मुआहदा हो जाए, उसके बाद आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल बिल्कुल तैयार हैं कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है और उसे ठीक होना है इंशाल्लाह। पता नहीं अभी किसने रोका हुआ है, मार्शल साहब अभी किसी ने रोका हुआ है, उनका मुआहदा हो जाए उसके बाद दोनों बिल्कुल तैयार हैं कि इस मुल्क को अब ठीक करना है। तो 4 सालों से हमारे मुल्क में 2-2.5% की ग्रोथ रेट है, 2-2.5% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो आप ये सोचें कि अनएम्प्लॉयड लोगों की ना कोई मिलियंस में हर तादाद ऐड कर रहे हैं अपनी लेबर फोर्स के अंदर, मिलियंस में एवरी ईयर पिछले 4 सालों से। नो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नदीम साहब, लेकिन अगर आप इसको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो यही हमारा दुश्मन ने पिछले 10 साल या 15 साल से हमारे ऊपर यही मेहनत की है कि उसने ये कोशिश की है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी ना आए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंटरनल स्टेबिलिटी होती है। सर हमें एनालाइज नहीं करना चाहिए कि इंटरनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो हम सबको बैठ के आप तीन ही हैं, तीनों ही स्टेक होल्डर बैठे हैं। मैं आपसे फुली एग्री कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली यानी कि सबको बैठ के और यही सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल इस वक्त जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसके दिमाग के ऊपर भी यही सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरह वो स्टेबिलिटी पैदा की जाए। मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, इन द सेंस कि आप ये देखें कि 1 साल पहले मार्का हक से पहले पाकिस्तान इस दुनिया में एक परिया समझा जाता था और कोई मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहा था, लेकिन 1 साल के अंदर हमने एटलीस्ट ये चेंज देखा कि पूरी दुनिया जो है वो हमारी कोशिशों की तारीफ कर रही है। मार्का हक ने और इस ईरान वाले वाक़े ने हमारी इज्जत में, हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग में, रीजनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन पैराडाइम शिफ्ट कर दी आपकी। और अब इसी लेकिन इकोनॉमिकली हम लेकिन डाउन साइड जो हमारी रुक नहीं रही। आई एग्री विद यू, और यही वो चीज़ है जो अब लीडरशिप ने देखनी है कि किस तरह इस गुडविल को चेंज किया जा सकता है। जिस तरह एक तजवीज़ आई है कि जी कि अगर मैं भी उसको सेकंड करना चाहूँगा कि अगर अमेरिका से इजाज़त लेके इंडिया ईरान से तेल ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते, और अगर इंडिया को इजाज़त मिल सकती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। सो ये एक ऐसी चीज़ अगर अमेरिका से डिमांड की जाएगी तो ऐसी नहीं होगी कि जो उसने ये परमिशन किसी और को नहीं पहले दी हुई है। तो आई थिंक वी शुड लुक एट आवर नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, और अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं ईरान के साथ थ्रू द 6 जो ट्रेड पॉइंट्स हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग टू हैव। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जीबी इलेक्शंस के अंदर सियासी रहनुमाओं के बयान, एक नवाज शरीफ साहब को बयान दिखाया आपको, एहसन साहब और बिलावल भुट्टो, वो क्या कह रहे हैं सुन लें। ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कौन समझाएंगे? प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मज़े की बात यह है कि IPP एक वो निजी पावर जो कंपनियों को पहले इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, फिर वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स भी पीपल्स पार्टी ने दिए थे, दोनों ने पाकिस्तान का पट्टा बिठाया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने CPEC के नीचे $14 अरब के प्रोजेक्ट्स लगाए थे, उसने पाकिस्तान का मज़ीद पट्टा बिठाया। ये जो 2-2.5 अरब का हमारा सर्कुलर डेट है, ये इन दोनों का तोहफा है पाकिस्तान को दिया हुआ। तो बाएँ हाथ की बजाय अगर मेज़ पर बैठ के एनालिसिस करने के बाद पूरी तफसील के साथ जायज़ा लेने के बाद प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ तो फिर वो गले नहीं पड़ते, अब वो गले पड़े हुए। डॉक्टर साहब बजट आना है 5 तारीख को, आपने पोस्टपोन कर दिया, क्या वजूहात हुई उसकी? मलिक साहब, बजट की जो पहली प्रपोजल थी वो 5 जून की थी, और अब जो है बजट वो 10 जून को आ रहा है इंशाल्लाह। 10 जून को आएगा जी? 10 जून को। तो आगे जाने की वजह क्या हुई? उसकी वजह ये है, देखें जो क्या उसे कहते हैं, सही बात, इत्तेहादी जो हुकूमत होती है, इत्तेहादी हुकूमत, कोalition गवर्नमेंट का मैं तर्जमा कर रहा था, जो इत्तेहादी हुकूमत होती है वो बजट में उसकी 2 मजबूरियाँ होती हैं, एक बजट तैयार करना, फिर अपने इत्तेहादियों को राज़ी करना। बिलावल साहब कहते हैं आज कोई भावताव दिखा रहे हैं, वजह है उसकी कोई नहीं, कोई भावताव की बात नहीं है, मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, वो हमारे बहुत अच्छे इत्तेहादी हैं और हमेशा हम मिल के इकट्ठे चलते रहे हैं, लेकिन जाहिर है बजट की तमाम जो NFC के ऊपर, BISP के ऊपर और ये सारी चीज़ें हैं, ये अपने इत्तेहादियों को इस पे एतमाद में लेना, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? थोड़ी ताख़ीर क्या बजट से पहले कोई कानून साजी भी आपने करनी है, इसमें कोई है? इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, इसमें बिल्कुल एक अफवाह है, कोई कानून साजी बजट से पहले नहीं हो रही, और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मुशावरत के लिए ये तारीख जो है चंद दिन आगे की गई है। शौकत साहब,
जीबी में क्या हो रहा है सर? सर ये जीबी का ही तो जोर है कि बजट पोस्टपोन हो गया। अच्छा, यानी जो आईएमएफ चाहता है, जो शराइत, और वो तो कहता है कि बिजली और भी महंगी करो और भी पाकिस्तानियों को रगड़ा दो। यही तो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि ये हमारी खारजा पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तानियों को भी कोई रिलीफ मिलता ना। लेकिन आईएमएफ जो कंट्रोल करता है, क्या वो उसको हम नहीं कह सकते कि भाई हमें भी थोड़ा रिलीफ दें? आईएमएफ तो बेड़ा गर्क कर रहा है जी। वो कहता है पॉलिसी रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, टैक्स रेट बढ़ा दो। अगर ये बजट पेश कर लेते 5 को और 7 को जीबी का इलेक्शन होता, ये जितने भी डंडे बरसाते ना तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये अभी मैं आपको कहता हूँ कि ये कुछ भी कर ले, देखिए ना जीबी, हमें कोई वहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं आज सारा दिन ट्राई करता रहा, सब 3 बंदे थे, हम जाना चाहते थे PIA। सुबह उन्होंने कहा कि जी हम आपके लिए टिकट करते हैं। आखिर में उसने मुझे कहा कि सर उन्होंने रोक दिए, टिकट नहीं दे रहे। क्यों? आई डोंट नो, 5 तारीख तक आपको कोई टिकट वो नहीं सुलेमान बेगम राजा साहब ने अपनी वीडियो डाली हुई है कि मुझे सुबह बदर किया जा रहा है। वो पुलिस वाले एक साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि वापस चले जाओ। PTI को इंतखाबी मुहिम में कहीं पे भी नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? ये तो हुकूमत बता सकती है क्या खौफ है। ये खौफ ही है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि जी PTI ख़त्म हो गई, और दूसरी तरफ आप जीबी में भी उनसे खौफजदा है। इमरान खान को 30 साल जेल में रखा हुआ कि जी इमरान खान ख़त्म हो गया, पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई, PTI ख़त्म हो गई, और हाल ये है कि हमें वहाँ पे छोड़ा भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब, तो ये हाल है। तो अब इसमें शौकत साहब को जाने देंगे, अपने बंदे हैं ये। मैं शौकत साहब को अपनी गाड़ी में भेजने के लिए तैयार हूँ। नहीं, साथ लेके जाए सुबह। वहाँ वो पुलिस वाला हमने देखा, और राजा साहब को पकड़ के बाहर निकाल दिया उसने। मैं आज शौकत खान को तो मैं अभी जाना चाहता हूँ कि ये अब माशाल्लाह नहीं, PIA में मुझे टिकट क्यों नहीं मिल रहा तर्जुमान जो है वो मुकर्रर हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ अगर आपने अपनी गाड़ी ऑफर की तो हो सकता है सुबह ये हटा भी दिए जाए सौदे से। फ्लाइट का जो स्केड्यूल होता है, इस स्केड्यूल में ये वहाँ पे हालात, मौसमी सूरत हाल और इस सब को देख के मुकर्रर किया जाता है। तो मैं ज़रा PIA का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, कई दफ़ा वैसे होना ये चाहिए। राजा साहब का आपको दिखाऊं स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए वो साद रफीक साहब कोई ट्वीट निकाल रहे हैं आप। नहीं, होना तो ये चाहिए थे कि हमारा लीडर है ना, किसी और के चक्कर में बेचारे फंस गए थे, वो भी नहीं जा सके फ्लाइट। वो तो आपने असद कैसर और बाकी लोगों को रोकना था। अपने भाई से एक हम्बल सबमिशन है कि पहले यहाँ अपनी लड़ाइयाँ सीधी कर लें, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान इनका हाउस इन ऑर्डर नहीं है ना, करें जाके वहाँ पे कंपेयर। आपकी लड़ाइयाँ ही नहीं मुक रही। नहीं, वो नहीं खत्म। तो आपके बंदे यहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात अभी आज पुलिस हमारी लड़ाइयों से हाउस के बाहर, क्योंकि वहाँ पे इतनी शदीद टेंशन पैदा हो गई थी कि इनके ग्रुपों का आपस में किस किस के दरमियान में, ये तो बताएं ना, किस किस के दरमियान में तनाव था? ये तो वैसे ये अगर बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पहले आप मालूमात हैं वो अली अमीन गंडापुर ग्रुप और जनाब सोहेल आफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि इस्लामाबाद इंतजामिया को हफ्ज़ तकद्दम के तौर पे बाहर फोर्स खड़ी करनी पड़ी है। जैसे वो नहीं, आपको याद है कभी हम हॉस्टल में हुआ करते थे तो 2 ग्रुपों में लड़ाई और पुलिस आ जाती थी। अभी तो ये हो रहा है PTI में, और कंपेन कर रहे हैं पहाड़ों में जाके नॉर्दर्न एरिया। सर वो लौंडे लपाड़े ये काम करे तो अच्छा लगता है, ये तो सियासी लीडर है ना सर। मैं सर एक बात करूं, हमारी लड़ाइयों से उनको 1% भी फायदा नहीं होगा। उसकी वजह सर, लेकिन अब लड़ क्यों रही है तो बताइए, फिर उनसे तो पूछ ही लेते हैं। मैं देखे ये इख्तिलाफात कब नहीं हुए? इमरान खान जब मौजूद है सर, अब तो बकायदा 2 जत्थे हैं आपकी जमात के अंदर, KP के अंदर भी 2 जत्थे हैं। मैं उस वक्त बता रहा हूँ जब इमरान खान यहाँ मौजूद थे, हमारे साथ मीटिंगों में होते थे, लड़ पड़ते थे। कौन कौन? मुख्तलिफ लोग, नाम लेके बताए ना, किस किस की लड़ाई हुई? पहले तो जो लड़ाई होती थी आपको पता है सबको, लड़ाइयाँ हमारी हो जाती, इमरान खान एंजॉय करता था इस तरह। इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है ना। तो अच्छा, हमारे पास देखे, हमारे पास सर कोई इलेक्टेबल नहीं है। जितने लोग बैठे ना इमरान खान के वोट से, मेरे समय जितने भी हैं वो वोट इमरान खान का है। आप जीबी में देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम पे पाबंदी, किसी का निशान बैंगन है, किसी का पतंग है, किसी लोग पूछ रहे हैं इमरान खान के पार्टी का बंदा कौन है, उसका निशान क्या है, और आप देख लेंगे। तो ये जो है ना 20 ग्रुप भी बन जाए, ये बनाए और भी बना ले सर, लेकिन लड़ना ना तो देखें सर, थोड़ी सी अपनी जमात तो संभालें सर। वो ऐसे डिंगा मुट्ठी और कर रहे हैं सर, ये किस पार्टी में इख्तिलाफ नहीं है, हर पार्टी में इख्तिलाफ होता है। लेकिन देखिए हमारा लीडर जेल में है, हमारा लीडर जेल में है, मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है सर कि अगर आज इमरान खान की तहरीक का ऐलान होता है ना, जो अचकज़ई साहब करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सारे एक पेज पे होंगे। अब ये जो फारूक ब्लॉक की बात हो रही थी, वो तमाम लोग जो 8-10 लोग जो नाराज़ हैं
फॉरवर्ड ब्लॉक तो अब आपका तगड़ा है, वो अली मैं मीम बता रहा के रहमो करम के सर, ऊपर कोई फॉरवर्ड है। ब्लॉक जिस नहीं दिन बनेगा। अली मीम गंडापुर उनको मैं करेगा वो तो हो आपको जाएगा। लिख के देता हूँ, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा। अभी सबसे मिल के आया हूं। कर दूं मैं- डॉक्टर साहब। शौकत खान, इजाजत है? नहीं, इजाजत है। नहीं, सिर्फ आपकी इसी मौजू पे, चूंकि बार बार एक ही बात 2-3 दफा रिपीट हुई है, आज अगर हम इसमें जरा सा भी कोई नकब लगाने की कोशिश नकब करें, लगाने की कोशिश करें तो सोहेल अफरीदी साहब की गवर्नमेंट जो है धड़ाम 2 से दिन में गिर गिर जाएगी, 2 दिन में। 2 दिन में लेकिन गिर हम जाएगी। ये इनसे खबर चलाई है, बड़ी खबर मुदाखलत तो नहीं कर सोहेल रहे। अफरीदी हम नहीं मुदाखलत कर रहे। मेरी बात सुने, सोहेल वरना अफरीदी 2 के दिन की खिलाफ, बात है। सोहेल अफरीदी को आपने दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दिया। आपने कौन सी कसर छोड़ी है? आपने तो उसका यानी क्रेडिट डिसक्रेडिट करने के लिए आपने कोई हरबा नहीं छोड़ा है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपने पूरी कोशिश, आपने वो तो कहते हैं 2 दिन में हुकूमत गिरा देंगे। पिछले उसमें इन्होंने कहा था हमने इतने लोग हमारे साथ है सेनेट के इलेक्शन में, इतने कोई आपने निकला 92 में अगर एक वोट जब भी कम उन्होंने हो- सेनेट की वो बंदा सर- पूरा करना था आईनी तरमीम के लिए, बंदा पूरा सर, कर लिया मैं था आपको यकीन दिलाता हूं कि 92 में से अगर एक बंदा भी कम हुआ ना बजट में, तो आप मुझे कहें कि अब मुझे बिल मैं आपको मुझे बुला लें और मुझे कहें कि आपने झूठ बोला। आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं सर, नवाज अब- शरीफ साहब की आज की। हाँ, डॉक्टर साहब ने वो एक अलग मुझसे- बात है। मुझे बुरा भला कहना है, वो मैं सुनूं रहना दे। दिखाइएगा जी नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे, आपने देश नगाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश नगाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं की कि मैं आपकी शान में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं जो आपने कहा है कि क्या बुला कहें, मतलब चले खैर, भला तो ऐसा कह ऐसा सकते वो नहीं, हैं, भला कह सकते हैं। हाँ, बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, ज़रा इसकी आप तय में जाएं। 2013 से 18 तक हमारी गवर्नमेंट रही, 17 तक प्राइम मिनिस्टर है मियां नवाज शरीफ साहब। मैं उनके साथ उस वक्त भी कैबिनेट का मेंबर था, इंटरनली सारी सूरत हाल जानता था। पाकिस्तान के हालात उस 5 साल के पूरी कौम को पता है कि क्या थे और पाकिस्तान कहाँ था। आज नवाज शरीफ उसी तरह सेहतमंद है, उसी तरह माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से बात कर रहा है। पाकिस्तान कहाँ है? वो ये बात कर रहे हैं कि जो मेरे साथ साजिश की गई उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता है, पाकिस्तान के हालात ने भुगते हैं। वो ये गिला कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे मेरी सेहत में कोई फ़र्क पड़ा है। वो तो आराम कर रहे हैं बड़े सुकून से, जहाँ सियासत होती है वहाँ सियासत करते डॉक्टर साहब, हैं। लेकिन मैं जो इंटरव्यू उन्हें में बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर आप उन्होंने उसके पाकिस्तान ऊपर मैं का आपका इशारा जवाब किया है दूंगा। नवाज शरीफ कि को क्या फर्क पड़ा है 93 मुल्क में को। नवाज शरीफ को निकाला गया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त लड़ाई थी। उस वक्त के सदर जो थे इसाक खान, वो दूसरी तरफ पलड़ा भारी हुआ तो इनकी छुट्टी करा दी गई। फिर 12 अक्टूबर 99 मिलिट्री टेक ओवर हुआ और उसके बाद 2017 में वो पनामा का केस था, इकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। उसके बाद जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी जिस तरीके से हुई और ज़मानतें एयरपोर्ट के ऊपर हो रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड था ना वो आपका जफ़ा आपने फिर वही मार लिया जहाँ से 81 से नवाज शरीफ की सियासत शुरू हुई थी। और फिर 9 फरवरी वाली तकरीर, ये क्या दुरुस्त सियासी फैसला था? देखिए मलिक साहब, सियासी सफ़र में पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी जो लीडरशिप होती है किसी भी पार्टी की, वो मुख्तलिफ फ़ैसले करते हैं और उनके अच्छे और बुरे नताइज जो है वक्त साबित करता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में जो फ़ैसले किए हैं, एक तो उन्होंने हक और सच का साथ दिया है। ये जो आप बात बता रहे हैं ना कि वो 3 दफ़ा इस गैर जमहूरी तरीके से, गैर आइनी तरीके से निकाला गया, गैर आइनी तरीके से निकाला गया, लेकिन 9 फरवरी 2024 भी कोई आइनी तरीका नहीं था। बिल्कुल सही बात है। यानी मुकदमा उनके ऊपर पनामा का बनाया गया और निकाल इसलिए दिया गया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली इकामे की बुनियाद के ऊपर। ये सारी पाकिस्तान की तारीख है, लेकिन इस पर डिटेल में बात करें तो वक्त ज्यादा इसमें लगेगा। लेकिन आखिरी बात मैंने वही कहूंगा जो पहले की थी। देखिए आज पाकिस्तान का अगर ये मैं बात मान लूं, पाकिस्तान को, अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात मान लूं, इनकी बात मान लूं कि पाकिस्तान खराब हुआ है, नवाज शरीफ खराब नहीं हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना। सारी सियासी हुकूमतें जमहूरी तरीके से जानी चाहिए। सर देखे ना, 3-3.5 सालों से तो शहबाज शरीफ साहब है ना, जो इनको कहा जाता था कि बहुत पंजाब इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया और ये पाकिस्तान को कहाँ से वाकई कहाँ से कहाँ पहुँचाया। 1,00,000 अरब से ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया। हम जब जा रहे थे 43.5 हज़ार अरब कर्जा था। 57 अरब डॉलर इमरान खान ने कर्जा लिया था, 26 अरब डॉलर वापस किए थे। ये बताए ना हमें कि उसके बाद जो 43.5 हज़ार अरब डॉलर से अब 1,00,000 अरब से पहुंचाए, उसमें से कितना कर्जा वापस किया? इसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। शौकत यूसुफज़ई साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, दोनों को बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।